वालेकुम अस्सलाम। अभी तो कोई क्लास ही नहीं, ये तो खैर सगाली की क्लास होगी। इतना आके क्यों बैठोगे? पीछे बैठो। हाँ, ये तो चलने की जगह है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं बैठो, इसलिए कि पैरों में पैर आते बड़ी मुसीबत होती है। अस्सलाम वालेकुम, we are starting this class. वालेकुम अस्सलाम। बाहर नहीं सर, सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखना होता है। वो तो रखता हूँ, अभी किया था संडे खत्म करने का नाम है वो मैं ऑलरेडी क्लास। अकलमंद सोचो कि 10 दिनों के बाद साल खत्म, फिर सिर्फ 2 महीने, फिर लोग कहते हैं सर आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं तो वर्ल्ड पोजीशन ला रहा था पेरेंट्स को बोलना जब अगस्त में चप्पलें पड़ रही हो ना कि अब आज ना करेंगे सर, इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन दूसरों का भी सोचो ना, तुम चाह रहे हो दूसरे बच्चों के अपने ग्रुप से ग्रेड निकालने के चक्कर में हो ना। सब लोग अपनी जगह बैठ जाएं। वी वर फॉलोइंग दिस लिस्ट। नहीं बैठ जाओ, कुछ ये तो नाम थोड़ी लिखा होगा। आगे करना चाहते हो बीच में रास्ता छोड़ना यार। आप सारी गर्ल्स में रास्ता मत ब्लॉक करना, तुम लोग वो पूरी गल्फ मार्केट बना देती हो और वो रास्ता बंद हो जाता है। पिछली क्लास का काम चेक करो, बैठ जाओ प्लीज। अभी कुछ नहीं लगेगा, अभी तो क्लास ही नहीं है, नहीं तो वो है चैरिटी क्लास हो रही है। सर काशिफ की क्लास में एक ही लड़की आती है, वो इसलिए कि उनकी क्लास वो हुआ ये सर मिड टर्म का सिलेबस पूछा था। एवरीथिंग यू हैव लर्नड आफ्टर योर बर्थ। क्या वही जो सर ग्रैंड टेस्ट में क्या है यार, ये तो प्रेशर काफी नहीं रहेगा। देखिए क्लास प्लीज सब लोग ये देयर इज गाड़ी यहाँ पर। एम्पलीट्यूड वाज देयर टू रिप्रेजेंट maximum current. Amplitude was there to represent maximum current. Time period and frequency are आपस में किस तरह related है? Inversely proportional reciprocal functions है। क्या voltage और current का ग्राफ exactly in phase बनता है? इसका मतलब अगर एनर्जी लॉस नहीं होता तो दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा।
हम यहाँ पर पोल एस का यहाँ पर A2 के कुछ फॉर्मूलाज वापस उठाते हैं। बताओ ये सारे फॉर्मूला तुम लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़े? ठीक है, और लिखा हुआ है फॉर्मूला फॉर, तो यहाँ सर्कुलर मोशन नहीं लिखा। हमने क्या सीखा था शुरू में? A2 फिजिक्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ओवरलैपिंग चैप्टर्स, यानी चैप्टर्स एक दूसरे में ना पेनिट्रेट करते हैं। अब हमने सीखा था कि जो फंक्शन पीरियोडिक होते हैं वो अपने फॉर्मूलाज शेयर करते हैं। ये फॉर्मूलाज सर्कुलर मोशन पे लगे थे और अब ये किस पे लगने जा रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? Why the formulas of circular motion are being applied on AC circuit? Why? Because the rule is there. They were not the formulas of circular motion actually. They were the formulas for periodic. तो आज का पहला कॉन्सेप्ट बन गया पीरियोडिक फंक्शन तमाम के तमाम साइनोसॉइडल होते हैं और वो साइनोसॉइडल होने की वजह से एक ही सेट ऑफ फॉर्मूलाज को कॉपी करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर एक पेंडुलम स्विंग कर रहा हो तो वो भी पीरियोडिक मोशन है, उसके लिए भी ये फॉर्मूला आ जाएंगे। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट बनाओ, जो फॉर्मूलाज सर्कुलर मोशन पे लगे थे वो सारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर में एसी सर्किट पे लगेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? गुड। आप लाइन चेंज करके आज का पहला कॉन्सेप्ट लिखिएगा। देखो कि एसी सर्किट follows a periodic function. AC circuit follows a periodic function. AC circuit follows a periodic function. Follows a periodic function. So all the formulas of circular motion, are valid. All the formulas of circular motion are valid for AC voltage. उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। हाँ, सारे कॉपी कर लो, एक एक करके कॉपी कर लो, हर साल एक फॉर्मूला। चूंकि हम मुझे टर्म परसेंटेज एंटर करानी है तो कोशिश करिएगा कि जो होमवर्क्स हैं, जो क्लास टेस्ट हैं, वो सारे अटेम्प्ट करो ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग द गुड टर्म मार्क्स वो आ जाए। हमने असूल ये फॉलो किया हुआ है कि जो बच्चा टेस्ट नहीं देता हम उसको मिसिंग रखते हैं ताकि उसकी परसेंटेज इफेक्ट ना हो। ये कर्टिसी मेरे अगेंस्ट यूज हो रही है क्योंकि कुछ लोग टेस्ट नहीं देते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हम चूंकि आखिर सेशन खत्म हो रहा है, मिड टर्म से पहले जो सेशन होता है वो आधा से ज्यादा हो जाता है, तो हम इस पे ये फॉलो करेंगे कि उस दिन की अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। और हम हो सकता है कि ये जो ग्रैंड टेस्ट है उसमें ये वो फॉलो करें कि जो बच्चा टेस्ट नहीं देता हम उसको 0 दें, उससे ये होगा कि उसकी परसेंटेज का कबाड़ा निकल जाएगा। ग्रैंड तो ये ग्रैंड टेस्ट हमने ऑफिस में सब तय किया, मैंने सारी चीजें तय हुई है क्लास में जमहूरियत के हिसाब से ना, कि हम ग्रैंड टेस्ट को चैलेंजिंग रखेंगे और ग्रैंड टेस्ट में सारा रख लेंगे ताकि, और एसईटी के फौरन बाद रख लेंगे ताकि मिड टर्म की थोड़ी तैयारी हो जाए। और फिर हम ये तय किया था हमने, एक सेकंड, जरा प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। The maximum value of the voltage is called the voltage amplitude. In this case, it is equal to 30 volts. The time for one complete cycle is called the time period. Here it is equal to 50 milliseconds, that is 0.05 seconds. The frequency, just as in circular motion, is the reciprocal of the time period. The frequency of this source of voltage is 20 Hz. The maximum value of the current is called the current amplitude. In this case, it is equal to 0.3 amps. The time for one complete cycle is called the time period. Here it is equal to 50 milliseconds, that is 0.05 seconds. The period of the voltage changes and the period of the current changes are equal to each other.
That is why we usually speak of the frequency rather than the voltage frequency or the current frequency. The maximum अब ये एनिमेशन वो सारा कॉन्सेप्ट वापस ला सकती है जो आपने पढ़ा था इससे पहले, और आपने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, जो दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। या अपने ऊपर भी लगा दे तो भी वैसे ही लगेंगे जैसे कि वेव्स ऊपर लगते हैं। यानी इन उसने आखिरी जुमला जो बोला था वो नोट करने वाला सेंटेंस था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको करंट पे लगाएं, वोल्टेज पे लगाएं, इसको वर्कआउट करने का तरीका चेंज नहीं होता। अब हेडिंग डलेगी, एक लाइन छोड़कर हेडिंग डालिएगा जो बच्चे लेट आए केयरलेसनेस की वजह से। मीन वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, अटेंशन दीजिएगा। अगर वो एसी बॉय की सिग्नल पे छोड़ा है उसको, सर उसका टेस्ट है ना, तो अच्छा हाँ हाँ ठीक है उसका बस देखिए फिर कोई उसमें गाड़ी में कपड़ा कपड़ा मार रहा हो बचा, लाल वाली बस चली है उसको तो आराम से साफ कर सकते। 2 यू लगे हुए हैं, काफी नहीं है। एक एक्स्ट्रा आज हम ये सोच एक सी भी लगा हुआ है, 2 यू लगे हुए हैं। वेरी यूजलेस कंट्रीब्यूशन। वालेकुम अस्सलाम। कार्ड नहीं लगेगा बेटा, कार्ड नहीं लगेगा। अच्छा वो तो केमिस्ट्री की दिखा अच्छा सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। नहीं वो मैंने देखा नहीं ना, कौन सा बच्चा है यार। सर काशिफ नाराज होंगे कि भाई आपने बताओ यार, यू के ऊपर इस बच्चे ने हेडिंग डालिएगा मीन वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। अब आज का तीसरा कॉन्सेप्ट बनाओ, थर्ड कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। थर्ड कॉन्सेप्ट बनाओ कि जो मीन का कॉन्सेप्ट है वो एवरेज है। ठीक है, मैं फिजिक्स की बात करूं, मैथ्स में गुजारे कि एवरेज का और बहुत सारे मतलब होते हैं। फिजिक्स में हम कहते हैं मीन। जैसे जब इक्के हुई तो एक पेरेंट ने मुझसे पूछा कि उसके बच्चे की परसेंटेज काफी कोई काबिल तारीफ नहीं थी, तो उसने कहा सर क्लास का मीन क्या है। तो मैंने उनको मीन बताया तो उनको पता चल गया कि उनके बच्चे की परफॉर्मेंस कोई इतनी बुरी नहीं है, वरना वो बच्चे को पता क्या करने वाले थे। तो आपको मेरी बात इस एग्जांपल से समझ आई होगी कि एवरेज का फायदा क्या होता है। जब आप कहते हैं एवरेज एज, एवरेज मार्क्स, तो एवरेज का मतलब होता है वो एक नंबर जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात हो रही है, हर बंदा अपनी एक्सपर्टी शो कर रहा है, कोई जीडीपी का जिक्र कर रहा है, कोई एवरेज पर कैपिटा इनकम की बात करें। सब नंबर्स हैं क्या? ये सब जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स क्या है? मैं जो रिपोर्ट जनरेट करता हूं, वो जो आपको मेल करता हूं, उसमें कभी आपने देखा होगा कि मैं उसमें एवरेज देता हूं और मीडियन देता हूं। देखा आपने कभी लेफ्ट साइड पर? कभी जरूर देखिएगा। आप लोग इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको इसका बड़ा फायदा होगा। एक होता है एब्सोल्यूट मार्किंग, एक होता है एवरेज से कंपेयर करके मार्किंग। जब एक सीनियर एग्जामिनर से डायरेक्ट इंटरेक्शन में पूछा गया था, उस वक्त जब वो सिस्टम इतना डिजिटल नहीं था, कि आप लोग ग्रेड थ्रेशोल्ड कैसे बनाते हैं। उसने कहा कि मैं 5 कॉपीज मंगवाता हूँ, एक मीन एवरेज की, 2 अबव एवरेज और 2 बिलो एवरेज। ये 5 कॉपीज रखकर मुझे पता चल जाता है कि पेपर का रियल थ्रेशोल्ड क्या बनना चाहिए, और उससे फिर मैं ए बी सी के थ्रेशोल्ड बनाता हूँ। मेरा मकसद समझाने का आज का तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस डेटा में वेरिएशन होती है, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक नंबर चाहिए हो, तो वो नंबर क्या कहलाता है? करंट की वैल्यू वेरी करती है, 0 से मैक्स जाती है, मैक्स से 0 हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। ये प्रॉब्लम इनको आया कि जब एसी सर्किट डिजाइन किए जाएंगे तो एसी सर्किट में हम वैल्यू रखें कैसे। एवरेज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया। अच्छा, अब ये मैंने कल की क्लास में समझाया था कि ए लेवल की जो कैम्ब्रिज की फिजिक्स है, ये एवोल्यूशनरी पढ़ाई जाती है।
मतलब एक चीज आपने पढ़ाई, फिर आपने बच्चे को बताया कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका रियल फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, तो बच्चा सर पीट लेगा कि भाई क्यों पढ़ाया आपने। जैसे आप आइडियल गैस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी और आप इस साल फिजिक्स में पढ़ेंगे लंबा चैप्टर, उसके आखिर में बच्चे को बताते हैं कि देयर इज नो गैस व्हिच इज, तो बच्चा अपने दिल में जानवरों को याद करता है कि भाई आपने क्यों पढ़ाया। सवाल का जवाब क्या होगा, क्यों पढ़ाया, जब आइडियल कोई गैस ही नहीं है तो क्यों पढ़ाया। इसलिए कि कैम्ब्रिज फिजिक्स जो है वो एवोल्यूशनरी फिजिक्स है। हमने पहले आइडियल गैस को डेवलप किया, उसके ऊपर रखकर रियल गैसेस को डेवलप किया, दैट इज द वे दे वर्क ना। प्रोजेक्टाइल की सबसे मशहूर assumption क्या थी, लेकिन रियल में दुनिया में कोई ऐसा प्रोजेक्टाइल नहीं होगा जिसके लिए एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। इसी तरह इस बात को बड़े गौर से समझिएगा, चूंकि डेटा वेरी कर रहा था तो अब आपको लिखना था कि ये सर्किट 5 एम्पियर का है, ये सर्किट 6 एम्पियर का है, लेकिन इसमें तो लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते कि इसका डेटा मैक्सिमम से जीरो से मिनिमम और वापस फिर जीरो फिर मिनिमम, यानी हाईली फ्लक्चुएट कर रहा था। तो इन्होंने पहला आइडिया ये दिया कि आप इसका क्या निकालें, लेकिन अगर प्योर मैथमेटिक्स पे जाएं, अगर एक डेटा में, तो सोच के बताइएगा, अगर एक डेटा में जितनी वैल्यूज प्लस हो उतनी ही माइनस हो तो डेटा का एक साइकिल का एवरेज 0 आ जाएगा। तो एक साइकिल का ले नहीं सकते थे, उन्होंने कहा कि हाफ साइकिल कर लो। हाफ साइकिल में डेटा ऊपर जाएगा नीचे आएगा और 0 पे वापस 0 हो जाएगा, लेकिन एक कर्व का एवरेज कैसे निकलेगा, डेटा तो कंटिन्यूअस आता जा रहा है। अब वहां पर मैथ्स यूज किया जाता है, सिर्फ रेफरेंस के लिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि S2 जिन लोगों ने पढ़ा है या वो पढ़ रहे हैं, तो वहां वो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल देखते हैं, उससे मीन निकल आता है। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए, जहां डेटा फ्लक्चुएट करता है, जहां डेटा वेरी करता है, वहां हम मैथमेटिकली एक रिप्रेजेंटेटिव लाने के लिए किसको यूज करते हैं, मीन। दूसरा कॉन्सेप्ट, करंट के केस में हम एक पूरे साइकिल का मीन निकालते तो वो तो 0 हो जाता, क्योंकि प्लस माइनस बराबर है और साइनोसॉइडल फंक्शन है। तो हमने ये किया कि हमने कहा कि इंटीग्रेशन के जरिए आधे साइकिल का मीन निकाल लो, क्योंकि वैसे मीन कैसे निकलता है, 10 वैल्यूज का मीन कैसे निकलेगा, 10 को ऐड करो और डिवाइड बाय 10 कर दो, ये एक ऑप्शन था। लेकिन उसमें मसला ये था कि उसके लिए वैल्यूज चाहिए, तो पहली ट्रायल ये की गई कि इंटीग्रेशन को कॉल करो। हमें इंटीग्रेशन से मना कर दिया गया, डिफरेंशिएशन से मना है, यानी आपको ये तो सीखना चाहिए कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन बनता है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो तो ये हेल्पफुल बात है ना, आपको इससे फायदा होगा। अगर आप मैथ स्टूडेंट हैं तो आपको ये पावर मिलती है। लीनियर लॉ में आपको पता है कि जब आपका टारगेट वेरिएबल पावर में होता है तो हम लॉग को कॉल करते हैं। अब ये छोटे छोटे मैथमेटिकल स्किल्स हैं। आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर ट्रिग्नोमेट्री से निकल आता है, साइन थीटा का फंक्शन हो तो वो साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए। पहला कॉन्सेप्ट, ऑल्टरनेटिंग करंट एक फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है, उसकी वैल्यूज एक्सट्रीम पर जाती हैं मैक्सिमम साइड पर और एक्सट्रीम पर जाती हैं मिनिमम साइड पर, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो बीच में क्या लेती है, 0 लेती है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 इन दिस आर्टिकल, इस मसले को सॉल्व करने का तरीका ये था कि आप एवरेज ले लें, पूरे साइकिल का ले नहीं सकते थे, वो 0 हो जाता, तो आधे साइकिल को लिया गया। चूंकि कर्व है और एरिया निकालना है तो आप बजाय इसके कि कोई फॉर्मूला ढूंढते, आपने उसको इक्वेशन को क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, और उससे फिर हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ये कॉपी होगा।
कॉन्सेप्ट बन गया, आपने इसको कॉपी कर लिया। अब आप ये देखिएगा कि इन्होंने फिर ये लॉजिक डेवलप कर ली कि आप पूरे साइकिल का अगर निकालेंगे तो फिर तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन्होंने वही किया जो आपने सीखा था एएस के वेव्स के चैप्टर में। इन्होंने मैथमेटिक्स इन्वॉल्व किया, एक साइकिल बनाया और इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू a sin थीटा। चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो सर्कुलर मोशन हो, ऑसिलेशन हो या एसी सर्किट हो, सबके लिए ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन लगेगी, ये जो इक्वेशन की फॉर्म में अप्लाई करेगी। अब यहां से एक जनरल इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। अब ये सिंबॉलिक गेम है जो आपने ग्रेविटेशन में सीखी थी कि कभी r इस्तेमाल करेगा, कभी x इस्तेमाल करेगा, कभी a इस्तेमाल करेगा, कभी कैपिटल R यूज करेगा। वो सिर्फ इसलिए कि आपको ये याद हो जाए कि सिंबल्स जो होते हैं वो अपने लिटरल मीनिंग में मैटर करते हैं। A2 में सिंबल्स को सिंबल पे याद नहीं करना। R का मतलब ज्यादातर रेडियस होता है, लेकिन ग्रेविटेशन के चैप्टर में क्या R का मतलब हमेशा रेडियस था? नहीं करेक्ट। तो अब इन्होंने इसको यहाँ से इस मसले को इस पे शिफ्ट किया। इन्होंने कहा कि अब आप क्या करो, क्या बना लो, एक जनरल इक्वेशन। क्या इससे पहले जनरल इक्वेशन कैपेसिटर नाम के चैप्टर में आई थी? कैपेसिटर में भी एक जनरल इक्वेशन आई थी। जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जो सारे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सके, यानी आप उसमें वेरिएबल चेंज करते जाएं और वो उस इक्वेशन को होल्ड करें। अब जैसे ये इक्वेशन बन गई और ये इक्वेशन पीरियोडिक है। अब ये इक्वेशन आप चाहें तो करंट के लिए लिख लें और चाहें तो, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? तो आज का चौथा कॉन्सेप्ट, चूंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक पीरियोडिक फंक्शन है, लिहाजा बाकी पीरियोडिक फंक्शंस की तरह हम उसको साइनोसॉइडल एज्यूम कर लेते हैं। सारे साइनोसॉइडल फंक्शन इसलिए साइनोसॉइडल कहलाते हैं कि उनके पीछे ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा मशहूर फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्री क्यों आती है बीच में? साइंस का एक बड़ा सिंपल सा रूल है, जहां फंस जाओ वहां मैथ्स को आवाज दो, क्योंकि मैथ्स में इतनी पावर होती है कि आप उसके अगेंस्ट कोई लैब वर्क ना भी करें तो एक्सेप्ट हो जाता है। आइंस्टाइन की सबसे मशहूर इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², वो उसने कोई लैब में तो टेस्ट नहीं की थी, वो तो फिजिक्स पे टेस्ट होनी थी, लेकिन उसने तो मैथ्स पे टेस्ट की। तो आप लोग इंशाल्लाह आगे जाओगे तो एडवांस लेवल का मैथ्स देखोगे, आप हैरान हो जाओगे कि जिस मैथ्स को हम देखते हैं ये कहां पर और वो कहां पर है। तो मैथ्स इतनी पावर ले चुका है कि आजकल हम कहते हैं कि आप मेडिकल समेत हर जगह मैथ्स को घुसा देते हैं। ये लोग फंस गए क्योंकि करंट की वैल्यूज निकालना मुश्किल था। तो इन्होंने कहा कि मैथमेटिकली जिस तरह हमने वेव्स में किया था, करंट को कौन सा फंक्शन डिक्लेयर कर दो। फायदा क्या होगा कि जैसे ही करंट साइनोसॉइडल फंक्शन बनेगा उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। पीछे से सर्कुलर मोशन के फॉर्मूला कॉल करो, जनरल इक्वेशन बन जाएगी। ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती थी पुराने पेपरों में। अच्छा, ये मुझसे पहले बच्चे ने पूछा कि ये पुराने पेपरों में और नए पेपरों में क्या फर्क है। मैंने उसका जवाब वैसे क्लास में दिया था। हुआ ये था कि 2002 में ना सिस्टम में AS/A2 बना था। 2007 में पहला कट ऑफ लगा। तवज्जो कीजिएगा, कॉपी आराम से हो जाएगा, वो कोई खतरे की बात नहीं। जो लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पीछे जा सकते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे पुराने पेपर भी मांगे, वो मेरी बड़ी अच्छी बात थी। 2007 पहला कट ऑफ लगा, सिलेबस चेंज हुआ। 2016 दूसरा कट ऑफ लगा। 2022 उसके बाद फिर आखिरी कट ऑफ लगा है। 2022 में ड्रामेटिक चेंजेस है सिलेबस में, जो पिछले साल हुई थी और आपने उसको फेस किया था। तो अब उसमें दो चीजें होती हैं, जब सिलेबस इतनी जगह पे कट लगा होता है और आप पेपर को रिवर्स ऑर्डर में कर रहे होते हैं, तो आपको कई चीजें मिलती हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बदलती है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ग्राफ आता था पेपर में, बड़ा सा ग्राफ, उसके नीचे ये इक्वेशन लगवाता था। तो ये पुराने पेपरों में बहुत इंपॉर्टेंट था। वो कहता ये था कि तुम ग्राफ देखो और फ्रीक्वेंसी बताओ, एम्पलीट्यूड बताओ, टाइम पीरियड बताओ, जो मैंने अभी एक एनिमेशन भी रख दी थी। जब आप पास पेपर करो, अब जैसे हम एक मेगा टेस्ट रखने का प्लान कर रहे हैं, तो हम एक पास पेपर करो तो ये ख्याल रखो कि तुम्हें जब ये कट आते हैं तो वहां तुम्हें कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे मुझसे एक बच्चे ने पूछा था MRI, 2 बच्चों ने माशाल्लाह, मैंने बताया कि MRI कोर्स में नहीं है। इसी तरह तुम्हें ऑप एम्प के सवाल मिलेंगे और भी कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, तो उनको छोड़ो नहीं, उनकी पिक्चर लेके मुझसे पूछ लो या सिलेबस चेक कर लो।
मैंने कोशिश करूंगा कि मुझे अगर कोई याद भी दिला दे तो सिलेबस में जो मेजर डिलीशंस है ना उनकी एक लिस्ट में भेज देता हूँ ग्रुप पे, ताकि जो लोग पास पेपर कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो। वहां लिखते कि नॉट इन कोर्स। कुछ हमारे पास ऐसे भी सुपर कैंडिडेट है जो ये भी नहीं देखते कि टॉपिक है कौन सा, वो कहते हैं मैंने सब कर दिया, चाहे वो एसी सर्किट हो, ईएम इंडक्शन हो, ऑप एम्प हो, वो कहते हैं जो जो आता गया मैं करता गया, मुझे पता नहीं चला, मैं उठा तो पूरी बुक खत्म। तो भारत एनीवेज हर क्लास में मल्टीपल नेचर के कैरेक्टर्स होते हैं। अब आपको ये वाली कॉपी करनी। दिस इज द फोर्थ कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। शुरू करिएगा ट्रिपलेट जो है, और जब डिस्कशन हो रही हो उस वक्त ना लिखें, तवज्जो दें, समझें, क्योंकि कॉपी करने की खातिर तो आप नहीं आएगा कि सुबह सुबह उठकर। मुझे आपको ये याद दिलाइए कि सिलेबस के अपडेट शेयर करने, क्योंकि कुछ लोग वाकई काम कर रहे हैं और कुछ तो बिल्कुल अंधी में जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि टॉपिक है कौन सा। एसी सर्किट बार बार एक बच्चे का जिक्र आ रहा है, अब वो हमारे साथ नहीं है दोबारा। It's a nice chap. बात ना हो प्लीज। ये तो ऐसे भी डिराइव नहीं होता, ये तो वो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप मैथ्स लेते हो ना, तो फिर अपने आप को परेशान मत करो। जो लोग मैथ्स लेते हैं उनको नहीं ये बात पता, तो आपके पास जो बच्चे मैथ्स लेते हैं उनको तो ये पता होगा ना कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है। ये बच्चे हमारे बीच में स्पेशल कैंडिडेट नहीं है, वरना आप तो होंगे पर मुकाबला नहीं कर सकते। अभी तो है नहीं, तो आप ऑनलाइन से फर्क नहीं पड़ता। अटेंशन दीजिएगा, कॉन्सेप्ट रिपीट करें। देखिए जब कॉन्सेप्ट डिस्कस हो, लास्ट लाइन में प्लीज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो उसमें पूरी अटेंशन दें। मैंने दो बातें बार बार समझाई हैं, बट दिस इज आवर जॉब कि आप रिपीट करते रहो। अभी आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे यूनिवर्सिटीज के, तो आपको ये फायदा होगा कि सीखा हुआ काम आएगा, क्योंकि ये स्किल है ना। आपकी मेमोरी एक अलग चीज है, स्किल एक अलग चीज है। मैंने आपको ये समझाया कि फिजिक्स में जहां आप जनरल इक्वेशन बनाते हैं उसका मतलब ये होता है कि एक इक्वेशन सारे मेन वेरिएबल्स पे अप्लाई करेगी। वो इसलिए होता है कि वो वेरिएबल आप इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जो इक्वेशन है ये साइन थीटा की इक्वेशन है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप सोच के बताइएगा। जो दूसरा पॉइंट है रिकॉल करने का, क्या A2 में ऐसा होता है कि जो फॉर्मूला साइन थीटा पे बना हो वो कॉस थीटा पे भी बन सकता है? फाई का फॉर्मूला फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला है NBA साइन थीटा, क्या उसमें कॉस भी आता है? ये कैसे हो सकता है? फिजिक्स इसका जवाब नहीं दे सकती। फिजिक्स नहीं देगी, मैथ्स देगा कि साइन और कॉस दोनों क्या है। सोच के जवाब दीजिएगा जो लोग मैथ्स लेते हैं, बेइज्जती मत कराइएगा। क्या साइन और कॉस के साथ टेन भी आ सकता है? दूसरा सवाल, टेन नहीं आ सकता एक्सेप्टली। क्या टेन पीरियोडिक फंक्शन नहीं है? लेकिन टेन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इसमें टूटता है। सबसे मुश्किल जो ड्रॉ करने के लिए स्केच होता है वो कौन सा होता है? टेन। और उससे भी मनुष्य जो होता है वो कॉट होता है, जिसको टोपी पहना के पलटना पड़ता है। अब देखिए अटेंशन दीजिएगा, इसका मतलब आपको ये मशहूर ट्रैक समझ में आ गया। ये ट्रैक याद रखिएगा कि जो फंक्शन साइन पर बनते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं कि वो किस पे बन जाए। एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि इसने यहाँ पर कॉस दे दिया था और लोगों का सत्यानाश हो गया था कि लोग कंफ्यूज हो गए कि कॉस कैसे आ गया। ये हमेशा वो चीजें होती हैं जो आपकी मेमोरी में नहीं होती, आपकी स्किल में होती है। वरना नोट्स ठीक है, A2 में नोट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। मैंने आपको ये समझाया कि ये जनरल इक्वेशन किस बेसिस पर बनी।
इसका मतलब कि इन तीनों चैप्टर्स पर अप्लाई करेगी। अब बोर्ड पे देखिएगा हमने क्या किया, x नॉट को ले आए, x नॉट को हम किसकी जगह लेकर आए? क्या याद है आपको कि एम्पलीट्यूड का क्या सिंबल कैपिटल ए भी था ना? एम्पलीट्यूड का सिंबल स्मॉल ए भी है और एम्पलीट्यूड का सिंबल गुड। तो ये आपको याद आ गया कि ये सब कॉमन सिंबल्स हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ये उसको रखकर फॉर्मूला लॉजिकल कर देते हैं। फिर यही फॉर्मूला किसके लिए लिखा गया? और ये वाला पुराने पेपरों में it was the most important equation in the question in the chapter. ये कॉपी मतलब वो सिर्फ इतना कहते हैं बेटा बात नहीं करो प्लीज, बात नहीं करें प्लीज, सुन ले। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये क्या करता है कि तुम्हें ना अपनी एक इक्वेशन देता है, जैसे मैथ्स में कंपैरिजन नहीं करते, उसमें यहाँ कुछ नंबर्स होते हैं बाकी वेरिएबल होते हैं और उसको कहता है कंपेयर करो। जैसे फॉर एग्जांपल असल इक्वेशन में लिखा होगा x is equal to 0.5 sin this, तो x नॉट 0.5 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल वर्क, कंपेयर करो और रीडिंग निकाल दो। ये कॉपी होगा। बात नहीं करें प्लीज, आस्क करें। हेडिंग डालिएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब देखिए जिनकी मेमोरी अच्छी है मैं उनसे पूछूंगा, क्या ये आपको चैप्टर शुरू होने से पहले भी बहुत मर्तबा दिखा? मैग्नेटिक फील्ड में घुसा हुआ है। आरएमएस इस चैप्टर का इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर चैप्टर में कभी कभी अपनी चॉइसेस बदलते हैं। जैसे आप देखें मैग्नेटिक फील्ड में हॉल इफेक्ट को चिपका हुआ है। पुराने पेपर में हॉल इफेक्ट को पूछता ही नहीं था, सब जगह वो पार्टिकल बेंड आता था, लेफ्ट हैंड आता था। नए पेपरों में ये हॉल इफेक्ट को चिपक गया। ये वक्त के साथ जब कट ऑफ लगते हैं, सिलेबस चेंज होता है, उस वक्त आपको नजर आएगा कि इनकी चॉइस बदलती है। आरएमएस ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मार्क होगा इंपॉर्टेंट। ये अपने चैप्टर में भी आता है, दूसरे चैप्टर्स के साथ भी घुस के बैठता है। तो दिस इज द मेन टॉपिक। ये वाली हेडिंग आई। हाँ और पेपर में भी तो आ गया था गलती से, वो टोटल सा टाइम गलती हुई। ये इतनी बुरी तरह पेनिट्रेट हुआ होता है कि कहीं पर भी बीच में नारक आ जाता है। सब लोग प्लीज अटेंशन दीजिएगा। सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट बनाए, हमेशा आप सीखें। आगे यूनिवर्सिटी में भी यही आपको तरीका फॉलो करना होगा। वहां तो कोई ज्यादा सपोर्ट ही नहीं होती, सब कुछ खुद करना होता है। एक वो जीपी का एक रेस होती है, बहुत ब्रूटल किस्म की रेस होती है। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गए तो आप देखेंगे कि वहां पर कंपटीशन सिवियर होता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट अगर आप पिक कर लेते हैं तो बाकी चीजें मैनेज हो जाती। अब आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर क्या है? ये एसी सर्किट का टॉपिक नहीं है, ये बल्कि असल में प्योर मैथ्स का टॉपिक है। वो डेटा जिसमें नंबर्स जितने प्लस हो उतने माइनस भी हो, उस डेटा का मीन नहीं निकल सकता। मीन निकला तो जीरो हो जाएगा। इंटीग्रेशन वहां हो सकती है जहां पर इक्वेशन हो। मुझसे एक बच्चे ने पता पूछा कि आप इंटीग्रेशन ठीक है दिखाएं ना, क्या लगा सकते हैं? मैंने कहा तुम बगैर इक्वेशन के लगाओगे कैसे, किस चीज को इंटीग्रेट करोगे? सो फिजिक्स में अक्सर इक्वेशन तो दी नहीं होती। हाँ, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट बनाना है तो ठीक है, इंटीग्रेशन मीन निकालती है। S2 में जो मैथ्स का एक पोर्शन है वहां पर आपको मिल सकता है। प्रॉब्लम ये था कि करंट में जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं उतने नेगेटिव होते हैं।
जिस डेटा में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एंट्रीज हो और डेटा बहुत स्कैटर्ड हो, वहां पर हम किसको कॉल करते हैं? अब ये बड़ा कॉन्सेप्ट वाइज समझना आसान है। रूट का मतलब है अंडर रूट, स्क्वायर का मतलब है पावर 2। तरीका क्या है कि जितना तुम्हारे पास डेटा हो उन सारी वैल्यूज को पहले स्क्वायर कर दो। फिजिक्स में जब सॉरी मैथ्स में जब तुम लोग S1 पढ़ते हो तो तुमने पढ़ा होगा मीन का एक बड़ा मशहूर फॉर्मूला जिसके साथ लिखा होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर किसी को अच्छी मैथ्स आती है, बाकी लोग तो मुकर जाते हैं, नहीं मैं तो मैथ्स लेता ही नहीं, मैं तो ऐसे छोटा सा बीती हूँ। तो देखो ये किसी को याद है ये क्यों करते हैं? इसका क्या मतलब है? सम। और इसका क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब पूरे का मतलब क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेरिएबल। फॉर्मूला बड़ा होता है, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखता, लेकिन आखिर में उस पे पूरा अंडर रूट होता है। मशहूर पाकिस्तानी हरकत, यार ऐसा करो स्क्वायर रूट काट दो। कैसे करें? मैंने बोला हमारी जो चॉइस है, तो जो दिल करे काट सकते हैं, ये हमारी स्किल है। तो अब ये बताओ कॉन्सेप्ट बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया। जो पीछे हमारी सब लोग प्लीज कॉन्सेप्ट पे फोकस कर ले, एक दूसरे से बात ना करें। अब बताएं कि हम इस पे स्क्वायर करते क्यों है? बिकॉज द डेटा कंटेन्स नेगेटिव वैल्यूज, और मीन लेने पर वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं कि 2 और -2 का एवरेज क्या होगा? 0 होगा ना। तो स्टैटिस्टिक्स में सीखा है कि जब डेटा में नेगेटिव एंट्रीज हो तो हर डेटा को स्क्वायर कर दो, फिर प्लस करो और एवरेज के स्टाइल में नंबर ऑफ एंट्रीज से। लेकिन स्क्वायर करने से क्या वैल्यू बड़ी हो जाएगी? उसको डाइल्यूट करने के लिए आखिर में क्या कर दो? अंडर रूट कर दो। इसको क्या कहते हैं? रूट निकालो किसका? मीन ऑफ द स्क्वायर का। आरएमएस का मतलब क्या है? रूट निकालो मीन ऑफ द स्क्वायर्स का, मतलब पहले सारे नंबरों का स्क्वायर कर दो, फिर उनका एवरेज निकालो और आखिर में अंडर रूट कर दो। The RMS value of a set of values is the square root of the arithmetic mean of the squares of the values. Great British definition है। इसकी दो निशानियां होती हैं, एक फुल स्टॉप आता है और समझ कुछ नहीं आता। ये कॉपी करिए, कॉपी करें और फिर एप्रिशिएट भी कर रहे। ये उनकी लैंग्वेज है, वो कहते हैं इंग्लिश इज आवर मदर लैंग्वेज। आप तो बिला वजह में मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं ना। हम तो हमारे लोग पढ़ने जाते हैं ना बाहर, तो हैरान होते हैं कि यहाँ तो 2-2 साल के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। पाकिस्तानी जाए लेकिन से कौन है? ये वो लोग होते हैं जो वहां से वॉशरूम जाते हैं तो वहां से टिश्यू पेपर के पूरा रोल लेकर आ जाते हैं। यार देखो इतना टिश्यू पेपर है इनके पास, या घर में दूसरा टिश्यू पेपर दो तो घर में चप्पलें पड़ती है। काम का ना कांच का, दुश्मन अनाज का। हाँ हाँ, आप बिल्डिंग चले जाए, कुछ इलाके ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि आप गुजरा वाला। यहाँ तो 2 साल के बच्चे वो तो मुंह टेढ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लोग समझते हैं कि उर्दू नहीं बोलेंगे तो कैलिबर है, इंग्लिश बोलेंगे तो कैलिबर है। इसको पढ़िएगा, किसी को भी समझ में आ जाए तो उसका मतलब कि वो ब्रिटिश तक नहीं पहुंचा। ब्रिटिश जनरेशन की खूबी होती है कि वो आपको चुरंगी घुमाते हैं। मतलब क्या? कॉन्सेप्ट मैटर करता है। जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बन जाए तो डेफिनेशन तो सिस्टम टू सिस्टम चेंज होगी ना। आप लोग इंशाल्लाह आगे जाओगे, फिर आरएमएस पढ़ोगे, वहां देखोगे डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। डेफिनेशन तो सिस्टम वेरी करती है। हमारे लोकल सिस्टम को अभी आप देखोगे, इंटर को कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ एसएटीज दे रहे हैं, अमेरिकन सिस्टम है। फिर आप अपना लोकल सिस्टम देखेंगे, जामशोरो बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, सक्खर बोर्ड, उसकी जो मखलूक आई वो देखेंगे, आपको अलग चीज देखने वाली कुछ। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है जो असल में ब्रिंग करता है। कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव, बहुत सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं और डेटा हाईली स्कैटर्ड है। स्कैटर डायग्राम शायद याद हो किसी को, ओ लेवल मैथ्स में। डेटा हाईली स्कैटर्ड है। जहां डेटा प्लस और माइनस दोनों कैरी करता हो
वहां ये करो कि हर नंबर का स्क्वायर कर दो, नेगेटिव से जान छूट गई, हर नंबर का स्क्वायर करो फिर उसको एवरेज कर दो। देखिए स्क्वायर करने से वैल्यू शूट कर जाती है, ऊपर चली जाती है, उसको एक लिमिट में न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर अंडर रूट कर दो, इसको कहते हैं आरएमएस। तरीका बहुत सिंपल है। अब आप इसको देखें तो आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगा। ये कॉपी हो गई। इसको कॉपी करें, जिनको थोड़ी सी भी अच्छी मैथ्स आती है वो इसको कॉपी करके आरएमएस के कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाएंगे कि आरएमएस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर। ये इसकी सही समझने वाली डेफिनेशन बनती है। कॉपी हो गया। अब इसमें बड़ी मेहनत हुई, हमने भी कॉन्सेप्ट बनाया, 10-12 मिनट लग गए। फिर एज यूजुअल ब्रिटिशर्स को सारी मेहनत करके पता चला कि ये फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। आइडियल गैस बनाने में कितनी मेहनत हुई, कौन कौन से लॉज पीछे थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, कोई कहते भाई कितने लॉ बनाए, फिर उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुंचे। पता चला कि सारे लॉ गलत थे, तो आइडियल गैस इक्वेशन गलत होगी। और ये लेवल होता है कि इतनी बड़ी सीरीज में गलतियां करके उन्हीं गलतियों में चढ़ के बैठ गए। नो आई एम राइट, इट्स अ मिस्टेक ऑफ गैस, व्हाई इट्स नॉट आइडियल। कुछ लोग होते हैं, शॉपकीपर, मुझे बच्चा बता रहा था कि वो शॉप पर गया जूता खरीदने, जूता उसके एक पैर में तंग था और उसने शॉपकीपर को कहा कि मसला होने नहीं, आपके पैर में मसला है। तो हैरान हो गया कि उसके अम्मी ने तो उसको बताया नहीं कि उसका एक पैर बड़ा एक छोटा है। तो ये लेवल है कि आप एक सीरीज में मिस्टेक्स करते हैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया, सब कुछ हो गया। अब सवाल ये कि इस डेटा में डालने की वैल्यूज कहां से आई। करंट रुक रुक के चेंज नहीं होता। अगर तुम किसी डेटा में स्कैटर डेटा देखते हो, 5 के बाद 6 के बाद 7, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन करंट तो कंटिन्यूअस बढ़ता है और कंटिन्यूअस कम होता है, और रुक रुक के नहीं चलता। एक कमरे में नंबर ऑफ चेयर्स को तुम गिन सकते हो, लेकिन एक वाटर फ्लो चल रहा हो तो उसको गिन नहीं सकते। ये फॉर्मूला वहां सक्सेसफुल था जहां डेटा काउंटेबल हो। देखो ना, करंट की तुम्हारे पास 10 वैल्यूज हो तो नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर 10 वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन चलते हुए करंट की 10 वैल्यूज तुम ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू पे क्लिक नहीं करता। यू कांट काउंट द वैल्यूज ऑफ करंट बिकॉज इट्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो इस फेलियर के बाद ब्रिटिशर ने क्या किया, तो उन्होंने उस फॉर्मूला को एक मैथमेटिक्स पे डाला। वो एक हल होता है, जब फंस जाते हैं तो मैथ्स हेल्प करता है। ये कॉपी होगा। हाँ, यहाँ मैंने आपको बताया कि मशहूर पाकिस्तानी मिस्टेक कि सर मैंने स्क्वायर और अंडर रूट को कैंसिल कर दिया। ये वो लेवल है जो पाकिस्तान के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कैंसिलेशन दिख रही हो, वो हमारा बच्चा हाथ रोक के दिखा दे। नहीं सर, मैं बोल रहा वो तो इतना मजा आता है क्रॉस करने का। नहीं, वो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन चूंकि मैथ्स हमें मना है ना, मैथ्स में इतनी पावर होती है कि अगर तुम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को, तुम्हें से कई लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ चुके होंगे, तो वो इतनी पावर होती है कि फॉर्मूला जो मर्जी हो, क्योंकि मैथ्स को फिजिक्स की तरह जवाब नहीं देना ना लैब में जाकर, उसको सिर्फ बैलेंस करना है। इसलिए तुम सोच रहे हो, सही सोच रहे हो कि ये तुमने किया क्या। इन्होंने उसके बाद उसको एक मैथमेटिकल फंक्शन बनाया। देखिएगा, रुक जाओ। डिटर्मिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यूज ऑफ एसी, और इसको कहा जाता है कंपैरिजन मेथड। तवज्जो देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया कि इस इक्वेशन को यहां तक लाने के बाद ये लोग फंस गए, क्योंकि वैल्यूज कहां से निकालते। एक सर्किट में करंट 0 से 5 तक 1 1 2 2 करके नहीं जाता, वो 0 से कंटिन्यूअस 5 तक जाता है। आप उसको गिन नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला फंस गया। फॉर्मूला को इन्होंने सोचा कि लेके चलने का फिर आगे एक ही तरीका है, और वो है मैथमेटिक्स, जो आगे चलकर इंटीग्रेशन का जिक्र आएगा। एक और तरीका एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने डेवलप किया, वो बहुत अच्छा तरीका था, और वो पहले हम रख लेते, और उसको समझाना आसान है क्योंकि उसमें फिजिक्स का एक रूल इस्तेमाल होता है
जिसको कहते हैं कंपैरिजन। जैसे आप अपने कैम्ब्रिज सिस्टम में देखते हैं कि हमारे मार्क्स एब्सोल्यूट नहीं होते। मैं कई मतलब एग्जांपल दे चुका हूं कि जब आपको इंशाल्लाह 80% मिलेगा, 90% मिलेगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके 100 में से 80 मार्क्स हैं? नहीं, 80% का मतलब है कि 100 बच्चों ने पेपर दिया और आप उनमें टॉप 20 में हैं। हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि 80% वाले बच्चे के मार्क्स 100 में से 15 हो? ये पॉसिबल है ना, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट बदल दिया। एब्सोल्यूट की बजाय आप किस पे चले गए? अगर 10 लोग एक रेस में भाग रहे हो और आप इसमें दोस्त हो और वो क्या हम तो टहलते हुए जाएंगे, तब भी रेस में कौन जीतेगा? जो उन टहलते हुए लोगों में सबसे तेज टहल रहा होगा। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। अब तवज्जो बोर्ड पे रखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक शॉर्ट ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको यहीं से शुरू करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक है और 10 मिनट में सब लोग वापस मैसेज करते हैं। यहाँ पर आप छुट्टियों पर आइए। अरे जल्द हुआ है। 20 मिनट्स का ब्रेक। अहमद दिमाग का अल्ट्रासाउंड कराओ बेटा। कोई ब्रेक लेने के लिए आया खाली।
We are starting our class. नहीं, कौन से 5 मिनट रहते हैं भाई, कौन सी कैलकुलेशन कर लो, बस 1 मिनट रहता है, हम इसको शुरू कर रहे हैं। हमने ब्रेक से पहले यहां छोड़ा था कि ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट की जो वैल्यू है वो वेरी करती है, और इतना ज्यादा वेरी करती है कि हम उसको एक सिंगल नंबर से शो नहीं कर सकते। So there must be a method to go for the average or a representative value. उसके लिए एक तो मैथमेटिकल अप्रोच बनाई गई, और दूसरी जो अप्रोच बनाई गई थी वो कंपैरिजन की थी। वालेकुम अस्सलाम। तो हेडिंग हमने ब्रेक से पहले डाली हुई है, डिटर्मिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस का मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया। आसान लफ्जों में याद रखो कि आरएमएस एक मॉडिफाइड एवरेज है। तो ब्रेक के बाद जो पहला कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूं वो ये कि आरएमएस इज अ ब्रेक के बाद पहला कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि आरएमएस इज अ मॉडिफाइड RMS is a modified type of average। जो आपने लिखा था उसमें आप आज का ब्रेक के बाद का पहला कॉन्सेप्ट लिखो कि RMS is a modified form of average। हाँ, ये पूरी स्क्रीन कॉपी कर लो, ऐसा करो। नहीं, ये पूरी स्क्रीन ही है जो अभी हमने ब्रेक के बाद, मेरे हिसाब से मैंने हेडिंग डलवा दी, लेकिन शायद मैं करवाई। तो ये पूरी स्क्रीन कॉपी कर लो। धक्के नहीं मारो। अरे नहीं, इसका नहीं करो, दोबारा तोड़ देगा यार। अरे यार वो फिर अब जानवर किस साइड में बड़े हो जो यार, किस तरह के काम कर यार। सर देखना अभी क्या हो रहा है। Sir, it's just common. नहीं, कॉमन नहीं, गलत है ना यार। Close the mic for us. यहाँ साथ मेरे अलावा अब तुम उसके सामने बार बार मिस का जिक्र नहीं करो। चलो अच्छी बात है, बार उसने पहले मुझे बता दिया कि उसका टेस्ट है। और सब लोग प्लीज अटेंशन दीजिएगा। ब्रेक के बाद हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है। ब्रेक के बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी हो रही है, जल्दी से कॉपी कर ले, जल्दी से कॉपी करें।
चले, ब्रेक के बाद मैंने जो पहला कॉन्सेप्ट बनाया मैं उसको रिपीट करूंगा, सब लोग प्लीज अटेंशन दीजिएगा। देखिए, अगर आप टॉपिक को बेटा ऐसे करो क्लास, देखो अब मैं आपको दोबारा से वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बनाओ। टॉपिक या चैप्टर का नाम है एसी सर्किट। अरे सर नहीं तो इनके पैर छू के चरण, छू के आप टोकन लगा के चरण छू के हाथ, तो अच्छी बात है। बड़े 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 लोग अब लग रहा है कि वाकई मेगा टेस्ट बनता है। हाँ, लेकिन बारह अच्छी बात है, अगर सर भी आ गए तो। देखिए, मैंने भूल गया कि क्या मैं इनको देख के बारह लिखती, मैं पढ़ा ये रहा था। एसी सर्किट का चैप्टर है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्यूरेट बनाए हमेशा, और उसके बाद डेफिनेशंस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, वो चेंज होते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू 0 से मैक्स और मैक्स से 0, फिर मिनिमम साइड पे हाईएस्ट वैल्यू और फिर वापस 0। ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू को फ्लक्चुएट करता है, वो डिप करके मैक्सिमम हो जाता है और डिप करके मिनिमम। प्रॉब्लम ये थी कि रेटिंग करने के लिए डिवाइसेस पर उनका करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी सब लिखनी पड़ती है। कभी आप एग्जांपल लीजिएगा, कभी आप चार्जर खरीदने जाएं मोबाइल का, लैपटॉप का, तो आप जरूर देखिएगा कि उसके पीछे पूरी डिटेल लिखी होती है, जिसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन या स्पेक्स समझ लें। स्पेक्स वैसे और चीज होती है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि होता क्या है कि आपको सर्किट पे लिखना पड़ता है कि ये सर्किट कितने एम्पेयर पे चलता है, आपको लिखना पड़ता है कि कितना वोल्टेज, कितनी फ्रीक्वेंसी। ये लोग रुके हुए किस चीज पर है, जो आज हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं कि करंट एक वैल्यू नहीं लेता, 0 लेगा, फिर 1 2 3 सारे नंबर ले लेगा, और सपोज ऊपर जाता है 5 एम्पियर तक। इन्होंने काफी मेहनत करने के बाद एक चीज हासिल कर ली, और वो क्या थी? आरएमएस। लेकिन उसको हासिल करने के बाद एक नई मुसीबत में फंस गए। आरएमएस का कॉन्सेप्ट तो फिट हो गया, बिल्कुल फिट कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये है कि आप उसको उन्हीं चीजों पे लगा सकते हैं जिसमें आप काउंट कर सकें। किसी पर्सन की एज को आरएमएस में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि एज हर साल नहीं बढ़ती, वो तो हर वक्त बढ़ती है, साल के बाद हम उसको काउंट कर लेते हैं। चूंकि करंट की वैल्यू कंटिन्यूअस बढ़ती है, कंटिन्यूअस कम होती है, तो ये मेथड आके फंस गया। आपने मेरी दो बातें समझ ली, मैं दो बातें रिपीट करता हूं। ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ हाईली स्कैटर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। इट वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, maximum to 0, 0 to minimum, and minimum to 0. It doesn't stop anywhere, so we can't count the entries of current. That is why the conventional RMS formula, even though it's correct, it can't be applied in case of AC. दूसरा concept, why they are looking for an RMS value? The answer is simple. Why people, teachers, put the mean value, average value of marks on a report card? Because there are number of scores in a class, and that one value represent the score of the class. That is why they were looking for RMS, क्योंकि RMS वैल्यू क्या होती? एक सिंगल वैल्यू जो पूरे करंट को शो करती। दो कॉन्सेप्ट बन गए। तीसरा कॉन्सेप्ट, RMS तक जाने के अब इन्होंने दो तरीके ढूंढे, एक इंटीग्रेशन जिसका इनडायरेक्ट जिक्र अभी आएगा, और दूसरा तरीका इन्होंने ढूंढा जिसको क्या कहते हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या है? बड़े गौर से समझिएगा, ये मेथड आरएमएस की डेफिनेशन बनेगा। मुश्किल मेथड है, पहली मर्तबा में किसी को समझ नहीं आता, जब तक फिजिक्स की एक थीम समझ ना आ जाए कि कंपैरिजन का मतलब क्या है। कंपैरिजन कहते हैं जब तुम किसी चीज को किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, जैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक कंपैरेटिव स्केल है। बेटा बोलोगे तो समझ नहीं आएगा, प्लीज रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। क्या केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक कंपैरेटिव स्केल है? क्या केमिस्ट्री में मासेस ऑफ एलिमेंट्स कार्बन 12 पर बेस करते हुए कंपैरेटिव स्केल है? इसी तरह फिजिक्स में भी, फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या सी लेवल से कंपेयर हुआ है?
सी लेवल पे आप उसको 1 ATM ले लेते हैं। अब आप ये सोच नहीं सकते कि 1 कहां से आया, वो तो आपने यूनिटरी मेथड लगा दिया। इसी तरह से इन्होंने सोचा कि एसी का प्रॉब्लम ये है कि वो तो फ्लक्चुएट करता है, लेकिन डीसी जो सेल से आता है वो ऐसा करंट है जो कि रीडेबल है एमीटर पे, और वो स्टेडी करंट होता है बाय नेचर। इन्होंने कहा कि पहले एक सिचुएशन क्रिएट करो, एक सर्किट है उसमें रेजिस्टर लगा हुआ है और पावर सप्लाई क्या है, एसी। अगर इसमें मैं ऑल्टरनेटिंग करंट को ध्यान में रखूं तो एमीटर ऐसे ऐसे हिलेगा या फ्लिकर करेगा, ऐसे ऐसे वैल्यू पे कांस्टेंट नहीं होगा। जब मैं ऑन करूंगा तो क्या हीटर होने की वजह से रेजिस्टर से हीट निकलेगी, और हीट एनर्जी को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी मेथड से। आप उसको हीट को एनर्जी फॉर्म में किसी वर्क डन में कन्वर्ट करें, आपको पावर मिल जाएगी। आप एक सर्किट में वो एसी सोर्स लगाएं जिसकी आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी हो, सिंगल करंट वैल्यू निकालनी हो, उसके साथ एक रेजिस्टर लगाएं और उस रेजिस्टर का क्या नोट कर ले, क्या रेट ऑफ एनर्जी असल में पावर होती है। अक्सर पेपरों में लिखा होता है रेट ऑफ एनर्जी लॉस, इसका मतलब क्या है, थर्मल पावर। अब यहाँ और से देखिएगा, उसके बाद आप सर्किट में क्या लगाएं और कोई भी बड़ी डीसी सोर्स लगा के उसके साथ तो जो बोर्ड पे रखिएगा। मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, या होता हर चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट हाई लेवल होता है, बाकी एवरेज होते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है और इसी पर रख करके आरएमएस की डेफिनेशन बनी थी। अब आपने वही रेजिस्टर वहां से उतारी और एक डीसी सर्किट में लगा दी, साथ में रियोस्टेट लगी हुई है, साथ में एमीटर पे करंट आ रहा है। अब आप रियोस्टेट को आगे और पीछे करें तो क्या करंट बदलेगा, आप उसको ऑल्टर करते जाएं अंटिल रेट ऑफ हीट लॉस उतना ही हो जाए जितना के पहले था, जितना के पहले था। ध्यान रखिएगा, कंपेयरिंग वेरिएबल आ गया दोनों जगहों पे। अब दोनों जगहों पर रेजिस्टर से निकलने वाला रेट ऑफ हीट लॉस सेम है। अब जो इस सर्किट का स्टेडी करंट होगा वो इस सर्किट का आरएमएस करंट होगा। सर तो ये डायरेक्टली डायरेक्ट के बारे में आधे लोगों को समझ नहीं आया। सर एक सेकंड, सर मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। मैं इसमें थोड़ा सा केसीएन डाल के दे देता हूँ, चाय अंदर जाएगी तब बाहर आते। दोबारा सुनिएगा, कंपैरिजन का प्रिंसिपल ध्यान में रखिएगा। यही कंपैरिजन होता है जब आप इंशाल्लाह अभी अपनी इक्विवेलेंसी करवाएंगे। तो इक्विवेलेंसी क्या होता है, इक्विवेलेंसी बेसिकली क्या है, आईबीसीसी का जो है, आप उसकी विंडो पे जाएंगे तो आपको हैरानगी होगी, और आप ब्रिटिश काउंसिल जाएंगे या सीआई के कभी आप जिंदगी में ऑफिस गए, दोनों का कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस है क्या। आप आईबीसीसी जाएंगे बड़े यार होकर के, पता नहीं कितना बड़ा ऑफिस होगा, और आप जाएंगे तो क्या जबरदस्त वेटिंग रूम, टोकन सिस्टम, आप हैरान हो जाएंगे वहां जाकर। उस खिड़की में जिसमें मुंह डाल दे मुंह निकाल नहीं, वो आगे से इसको ऐसे पुश करता है तो बाहर निकल जाता है, और आप मुंह नहीं अंदर मुंह घुसाएंगे तो बात सुनेगा, मुंह में यहाँ तक पान लगा होगा और आपके मुंह पर वो थूकता भी रहेगा, और फिर वो आपसे कहेगा कि ये चालान ले और पीछे बैंक है वहां जाके जमा करा दे। बैंक पहुंचेगा, हैरान हो जाएंगे कि ये बैंक है, वहां लोग छतों पे उछल रहे होंगे, सोफे पे जंपे मार रहे होंगे। तो ये वो चीज है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ एजुकेशन की वर्थ क्या है, इंपॉर्टेंस कितनी, लेकिन इक्विवेलेंसी बारह इंपॉर्टेंट है, वो करानी पड़ती है। अच्छा, आप अटेंशन दीजिएगा प्लीज। वापस आरएमएस वैल्यू वो सिंगल वैल्यू टारगेट था जो करंट को रिप्रेजेंट करे। इन्होंने सोचा कि करंट और वोल्टेज जितना मर्जी वेरी करें, एनर्जी के मामले में उनका कंसेंसस होगा, क्योंकि एनर्जी का एक मशहूर लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उन्होंने क्या किया कि जिस एसी सर्किट की आरएमएस वैल्यू निकालनी थी उस पर एक रेजिस्टर लगाई, उस रेजिस्टर से निकलने वाली हीट लॉस का मतलब पावर निकाल ली। फिर वही रेजिस्टर किसमें लगाई, डीसी सर्किट स्टेडी होता है, उसमें क्या लगा हुआ है, एमीटर। रियोस्टेट से करंट को बदला, जब इसका रेट ऑफ हीट लॉस पहले वाला हो गया
तो इसका मतलब इसकी पावर सेम हो गई। पावर सेम हो गई तो लाजमी बात है कि क्या सेम आ जाएगा, तो जो करंट इस वक्त इसका है वो इसके लिए स्टेडी करंट है और इसके लिए वो क्या है, RMS। दिस इज कॉल्ड द RMS वैल्यू ऑफ करंट which produces the same rate of heat loss in a DC circuit with a steady output. This is called comparison physics। और ये बहुत कॉमन है दुनिया भर में कि आप फिजिक्स को असल में कंपेयर करके रिजल्ट्स पे रिलाई कर सकते हैं। अब आप इंग्लिश पढ़िएगा। नहीं, आप गौर करेंगे तो समझ आएगा, पीछे बहुत लंबी डिस्कशन है। टिपिकल ब्रिटिश डेफिनेशन है, इस चैप्टर की सबसे ज्यादा पूछी गई डेफिनेशन है। क्या हर चैप्टर में इनकी एक फेवरेट डेफिनेशन होती है और उसको चिपक जाके रगड़ देते हैं और बच्चा उसमें गलती कर दे तो फिर बच्चे को रगड़ देते हैं। पढ़ो, इसकी ब्रिटिश डेफिनेशन होने की पहचान क्या है, वहां से यहाँ तक फुल स्टॉप कितने और समझ कुछ नहीं आएगा जब तक आप इसके पीछे वो पूरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम पढ़ने की बात करो। आप अगर पीछे पूरा कॉन्सेप्ट ले आए तो फिर समझ आ जाएगा। बहुत अच्छी इंग्लिश में लिखा हुआ है, पेरेंट्स की सिलेबस डेफिनेशन है। कॉन्सेप्ट क्या है, एसी सर्किट की आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि करंट फ्लक्चुएट करता है। आप उस फ्लक्चुएटिंग करंट पे पावर जनरेट कर लें। पावर इंडिपेंडेंट टू फ्लक्चुएशन होती है, पावर को इससे फर्क नहीं पड़ता पीछे एसी है या डीसी है, पावर तो एनर्जी है। एनर्जी इससे इंडिपेंडेंट होती है कि सोर्स एसी है या डीसी, वो पावर नोट कर ले। फिर एक डीसी सर्किट में उसी लोड को लगाए और वही पावर तक आ जाए। जो करंट उस डीसी का होगा वो उसका स्टेडी करंट होगा और इसका वो क्या बन जाएगा, आरएमएस करंट। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन करंट। देखो फॉर इसको पहले कॉपी कर ले। फॉर ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक current, RMS is equal to the value of the constant direct current that would produce the same mean power dissipated in resistive load। ये कॉपी होगा, अप्रिशिएट करना है और कॉपी करना है। इन्वर्टेड कॉमास में कॉपी करिएगा, मार्क करिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। यस सर, हमने पहले डिस्कस किया था डीसी सर्किट 12 वोल्ट के साथ अच्छे से काम करते सारे काम शुरू करते हैं। तो वोल्टेज को पढ़ के जो डीसी के 12 वोल्ट सारा काम नहीं, वो तो मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था कि जहां 100 वोल्ट का डीसी बनता है वो असल में कन्वर्टेड एसी होता है। अब एसी हम लोग यहां पे एसी के लिए तो नहीं, ये तो प्योर डीसी से कंपेयर करते हैं तो आप उसकी पावर कम कर लेते हैं ना, आप 12 वोल्ट के अंदर ही चला लेते। वो बेसिकली देखो इस बात को समझो साफ समझ कि पावर जो है वो सिर्फ वोल्टेज नहीं होता। तुमने देखा है घर में यूपीएस की बैटरी कितने वोल्ट की होती है, सिर्फ 10 या 12 वोल्ट, लेकिन करंट 200 एम्पियर होता है। जो बड़ी बैटरी होती है उसका करंट 200 होता है। 200 × 12 करो या 200 × 10 कर दो, बहुत बड़ी पावर बनती है। तो पावर को सिर्फ वोल्टेज पे रख के मत देखो, तभी इन्होंने पावर रखी थी। अब घर में एसी से वोल्टेज कितना आता है, 200 वोल्ट, और करंट कितना होता है, मुश्किल से 50 एम्पियर। अब 200 × 50 करो, पावर सेम हो गई। तभी एसी को छोड़कर, स्त्री को छोड़कर यूपीएस पूरे घर को रन कर लेते हैं। नहीं, आप समझिए, डायोड लगाएंगे तो वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। आपको आरएमएस एसी का उठाना है, रेक्टिफाइड डीसी का नहीं उठाना। अब बोर्ड पे देखिएगा, फॉर एग्जांपल प्लीज आप अटेंशन दे। साथ में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका जवाब दिया और जिन लोगों को समझ आया हो वो जरूर उसको एप्रिशिएट करिएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज पे पावर कैसे सेम होती है। फिजिक्स कहती है कि पावर एनर्जी है, एनर्जी ना तो बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। हाँ, एनर्जी कंजर्व होने की वजह से करंट से कंपनसेट हो जाती है। For example, a lamp connected to a 6 volt RMS AC supply will shine with the same brightness when connected to a
ये ब्रिटिश एग्जाम्पल है, इसको कॉपी करना है और इसको भी एप्रिशिएट करना है। सर इसमें वोल्टेज सोर्स दोनों का देना है तो उसका ज्यादा पावर नहीं बनेगा। नहीं, ये तो समझा रहा हूँ, ये थ्योरी है, इसको ऐसे ही कॉपी करो, मैं समझा देता हूँ। सर पिछली स्क्रीन में अभी इसको कॉपी सर 1 सेकंड के लिए और नहीं लगाएगा उसे उसके नाम का पहला लेटर यू है, सोच के बात करो। और मेरा क्या है? ए। आपका खुद है टी, कॉपी करें। अब उजैर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इससे कौन से सर उजैर से अच्छे सवाल कर ही नहीं सकता। अच्छा जो भी है किससे पूछा था, इससे पूछा सर, उजैर नहीं है, मेरे भाई ने बोला था कि आप प्लीज एक्सरसाइज कर लें सर। नहीं सर सर उससे वो पहले वही से पूछा, जो भी है मैंने जिससे भी पूछा सवाल अच्छा था, 6 वोल्ट वाला, मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, डज मैटर द एंटिटी, ये कॉपी कर। हमने कहा 7 सिग्नल आ गया और उसमें बाकी 2 बच्चों को सिग्नल तो लिख दिया, एक बच्चा मिसिंग है, सॉरी दो मिसिंग है। वो दुकान तुमको बिठा कर आते हैं तो मैं क्लास लेकर आता हूँ, तुम दुकान संभालो, तुम तो बात ही नहीं करो बेटा, तुमसे ज्यादा जो है ना, यू आर अ गुड बॉय एक्चुअली। चलिए आप प्रोसीड करें। क्या है रेज्यूमे लिखा है क्लास का रेज्यूमे? रेज्यूमे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टूपिड कर ली। कौन चलिए प्लीज अटेंशन दे। बस करो डाल सर को यूज से मत यार अभी हम आगे चलते हैं प्लीज, बस यार टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लीज सब लोग अटेंशन दे। 2 फॉर्मूलाज आएंगे, अब ये 2 फॉर्मूला इन्होंने डेवलप कैसे किए, उसके पीछे इंटीग्रेशन का गैप है। अब चूंकि इन्होंने मना कर दिया था 2016 में कि हर तरह का कैलकुलस मना है, आप बेशक उसको मेंटली यूज कर लें, जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है वो कर भी सकते हैं कि अगर आप एक जनरल इक्वेशन हो जिसमें एक्सपोनेंट आता हो, आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। साइन को डिफरेंशिएट करो, कॉस बनता है, कॉस से माइनस साइन। इसी तरह अंडर रूट की स्क्वायर फंक्शंस की इंटीग्रेशंस होती हैं, अब वो रिक्वायर्ड नहीं है। आपको याद होगा कि हमने फॉर्मूला लाके रोका था इधर, ये याद है आपको? मैंने कहा था कि इसके आगे इन्होंने कितने रूट्स बनाए, 2 रास्ते निकाले। एक रास्ता कंपैरिजन था और दूसरा मैथमेटिक्स था। मैथमेटिकली इन्होंने 2 फॉर्मूला इससे बना लिए। याद रहे कि आई नॉट का मतलब क्या है, आई नॉट का मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट, और वी नॉट का मतलब कॉपी होगा। इस चैप्टर के सबसे ज्यादा पूछे गए फॉर्मूला, हर चैप्टर में एक फेवरेट फॉर्मूला है, एक फेवरेट डेरिवेशन है, एक फेवरेट डेफिनेशन है, यानी पूरा पेपर प्रेडिक्टेबल होता है। सर कैन नॉट हियर यू, है कौन बेटा, आप हो कौन? बेटा टिकटॉकर चुप करके बैठो, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा है तुम्हारे ऊपर। अच्छा ये सब कुछ क्या बनता ये है कि ये तो सोचेगा यार कि फिर इस तरह के बाद वो उस इवेंट पे ना आए ना, उस इवेंट पे ऐसे आ रहे जैसे कोई दिल्ली पता किया। नीचे लिखिएगा ब्रैकेट ओपन करके,
लिखिएगा कि मैथमेटिकल एवोल्यूशन ऑफ दीज फॉर्मूलाज नॉट रिक्वायर्ड, mathematical evolution of these formulas not required. Mathematical evolution of these formulas not required. प्लीज अटेंशन दीजिएगा. अब मैं आपको एक छोटी सी एनिमेशन दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए. If two light bulbs चुप करके बैठो. ये क्या हुआ? If two light bulbs with identical parameters are shining equally brightly in the different situations shown here, then the work performed on them by the current is the same in any given time. Therefore, the powers are equal, so P1 equals P2, and V times I equals 1/2 V naught times I naught. This equation is true when V equals V naught divided by the square root of 2 and I equals I naught divided by the square root of 2. If two light bulbs with identical parameters are shining equally brightly in the different situations shown here, then the work performed on them by the current is the same in any given time. Therefore, the powers are equal, so P1 equals P. जिन्होंने इस एनिमेशन को गौर से देखा, कुछ लोग तो इसको सीरियस, ऐसी चीज को सीरियस नहीं लेते, बट वीडियो इंपैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है. उसमें एक बाइसिकल का वी घूम रहा था, उसके साथ डायनेमो होगा. डायनेमो का मतलब जनरेटर, जनरेटर का मतलब एसी. जनरेटर का मतलब हमेशा कौन सा करंट होता है? एसी. उसके बराबर में टॉर्च रखी हुई थी, उसमें सेल डाला होगा. सेल का मतलब डीसी. तो इसका मतलब लेफ्ट वाली विंडो एसी पावर था और राइट वाला डीसी. दोनों की ब्राइटनेस कहता है सेम कर दी मैंने. दोनों की ब्राइटनेस सेम कर दी. अगर दोनों की ब्राइटनेस सेम है तो जो टॉर्च का स्टेडी वोल्टेज है वो उस बाइसिकल के लिए आरएमएस. इससे वो कॉन्सेप्ट बन जाता है कि कंपैरिजन के लिए एक असूल बनाया गया, और वो असूल ये था कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी अगर एनर्जी की टर्म में इक्वल हो जाए तो वो दूसरे सोर्स के बराबर हो जाएगा. आपने हॉर्स पावर का नाम सुना होगा, वो घोड़े की ताकत से रिलेट करता था ना. एनर्जी हॉर्स पावर हो, जो आजकल मोटर्स के लिए भी बोला जाता है, अब तो कम हो गया. ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी इंडिपेंडेंट टू सोर्स होती है. एनर्जी इंडिपेंडेंट टू सोर्स होती है. एनर्जी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास सोर्स एसी है या डीसी है. दो लाइनें छोड़िएगा. हेडिंग डालिए पावर डिसिपेटेड इन एन एसी सर्किट. पता है, आई कैन सी इट. चुप करके बैठो, बेकार में चुप मार. बोलो अब आई. बिल्कुल सही. गुड जजमेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम. हाँ ठीक है बेटा. बस अभी क्लास खत्म हो जाएगी, जल्दी से आ जाए. सर मैं आपने कॉल देखा कैसे हुआ था? बेटा हम तो 1 अगस्त का मैच देखते हैं बस. उसमें गोल होता है. पावर यार आप प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दें. प्लीज प्लीज देखिए, अगर हम चुप हो जाएंगे तब वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड. हमेशा याद रखें कि काम पे कंप्रोमाइज ना करें. जोक करके उसको छोड़ दें, बैठ के जोक को रगड़ते मत रहे. पावर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, नो पोलैरिटी, प्लस माइनस. इसको गौर से देखिएगा, जो इस टॉपिक का पहला कॉन्सेप्ट बनेगा. ये मैंने आपको अभी समझाया और मैं फिर दोबारा समझाता हूँ. कॉपी की जल्दी बिल्कुल ना करें, कहीं नहीं जा रही शीट है. सिंपल कि पावर असल में होती क्या है? मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. वंस समथिंग इज कन्वर्टेड फॉर एनर्जी, इट इज इक्विवेलेंट फॉर ऑल एनर्जी कन्वर्जन्स. आसान लफ्जों में पावर की, एनर्जी की कोई पोलैरिटी नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती. करंट अगर लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए
इस लैंप को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि इसकी पावर जो है वो इंडिपेंडेंट टू पोलैरिटी होती है, तो पावर की पोलैरिटी नहीं होती। आपने सुना है वोल्टेज की पोलैरिटी, आप सेल खरीद के लाएं, उस पे एक प्लस और माइनस लिखा होता है। जो वोल्टेज की पोलैरिटी होती है वही करंट की पोलैरिटी होती है, लेकिन पावर इज अ मेजर ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज डायमेंशनलेस, दैट इज व्हाई देयर इज नो पोलैरिटी फॉर पावर। हमारा इस आर्टिकल का पहला कॉन्सेप्ट बन गया। देखिएगा, पावर इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पावर इज अ मेजर ऑफ rate of energy transfer और उसी नाम से लिखिएगा hence power has no polarity। अब आपको ये बात और अच्छी समझ आएगी कि जब वो इतना बड़ा कंपैरिजन करने जा रहे थे तो उन्होंने पावर को क्यों सेलेक्ट किया था। पावर इंडिपेंडेंट होती है, वोल्टेज की पोलैरिटी बदल जाए तो करंट की पोलैरिटी बदल जाती है, लेकिन उससे पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, लिहाजा उसकी कोई इस तरह की नहीं होती। ये कॉपी करिएगा जी। हाँ, लेकिन उसकी ये सिंबॉलिक फॉर्म चाहिए। बेटा मैसेज मत करें प्लीज, उससे वो क्लास डिस्ट्रैक्ट हो रही है। ये बच्चा मुझे बहुत पसंद है। कौन है ये सर? बोर्ड पे देखिएगा कि अगर आप प्लस टू माइनस ये डायरेक्शन रखते हैं और पावर कितनी है, तो जब आप इसी करंट की पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो पावर अभी भी क्या है, रिवर्सल इन पोलैरिटी डज नॉट ऑल्टर पावर। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी डज नॉट ऑल्टर पावर। ये कॉन्सेप्ट यहाँ और क्लैरिटी से बनाओ। और फिर देखिएगा कॉन्सेप्ट ये बनेगा, आपको एक रेजिस्टर दिख रहा है, उससे हीट निकल रही है और एसी सर्किट है, लिखा हुआ है पावर इज, लेकिन करंट और वोल्टेज ये दोनों प्लस माइनस ले रहे हैं। और कॉन्सेप्ट बन गया ये वाली स्किन कंप्यूट। हीट मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो थर्मल मीटर आते हैं, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो मीटर्स होते हैं ना, इस तरह के मीटर होते हैं जो डायरेक्ट हीट मेजर कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि उस हीट से कोई काम ले लो, उससे पानी गर्म कर लो, जैसे पावर प्लांट्स पे होता है, उससे एनर्जी आ जाएगी। उससे कोई पिस्टन मूव कर लो, वर्नर का फॉर्मूला लगा लो। डायरेक्ट मीटर भी होते हैं और इनडायरेक्ट मेथड भी होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। आप बस ये याद करके आइए, आपको मासी को बताइए कैसे भी होगी। मैं क्लास में सब हैरान होकर गया। किसी के अल्फाज को पकड़ना है, अलग बात है। जो बोले आपको क्या कॉलेज में अभी तक इन लोगों को तकलीफ सुनाई सो शेयर भी कौन बच्चा है। बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दें, प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। अब पावर का फॉर्मूला देखिएगा। देखिए आप और से देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। पावर का फॉर्मूला ओ लेवल से चल रहा है, वोल्टेज इनटू करंट, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एसी बॉय के साथ एक अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था कि अगर वोल्टेज कम हो तो करंट बढ़ा दो, पावर वापस आ जाएगी, जो यूपीएस में होता है। और अगर घर में पावर दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी पीएससी वाली, तो वोल्टेज अगर ज्यादा हो तो किसको कम कर दो, पावर वही आ जाएगी। क्या ये दोनं जनरल इक्वेशंस हैं? अब आप इनको पुट कर दें और मैथ्स स्टूडेंट हो तो बड़ी गौर से देखिएगा। पावर ऑफ मैथ्स, पावर आ गई V0 I0 sin
प्लीज बात नहीं करो यार बेटा, कौन सा रह जाता है। पावर का फॉर्मूला क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तवज्जो रखिएगा और ये समझिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का, बेटा बात नहीं करो यार, ये नहीं करो ना, गलत है ना। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, वो हमेशा क्या होगा, बी और आई प्रोपोर्शनल है, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों, इनका प्रोडक्ट हमेशा प्लस या माइनस में आएगा या सिर्फ प्लस आएगा। अगर आप ये बात समझ गए तो दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, ये तो प्लस ही रहेगा, तो इसका मतलब पावर हमेशा क्या होगी। तो आपने जो अभी कॉपी किया वो भी तो यही कह रहा था, क्या A2 में हर चीज को एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, एक थ्योरेटिकल और एक ये उसका मैथमेटिकल तरीका। सर पावर तो वैसे ही स्केलर होता सर वो डायग्राम तो करंट और वोल्टेज भी स्केलर है। इससे पिछले डायग्राम सर इसका साइंस को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हो, उसका फायदा क्यों हमें सर पावर वो आप कर सकते हो, लेकिन वो तो अगर वो कर दे cos स्क्वायर देकर, वो आप साइन में वापस आ जाओ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सारी साइन पे होगी। फॉरवर्ड सर वो नंबर साइन में चेंज करेंगे तो वो 1 माइनस साइन रहेगा, तभी वही तभी प्लस रहेगा, वो तो तुम्हें पता है ना। sin 30 क्या होता है 0.5 और cos 60 क्या होता है, तो वो फिर वही वापस आएगा। मैथ्स की तो मैथ्स की पावर है, आप उसको साइन स्क्वायर को भले 10 में कन्वर्ट कर दो, वो रहेगा प्लस, ये कॉपी होगा। कुछ अगले सीख के आ गया बेटा, वो यहाँ रूम है प्रैक्टिकल काम है, अब आपकी तरह इसको देखो तो बच्चा पीछे बैठा है, वापस जाना पड़ेगा आपको जहाँ से आए। ऐसा आपके घर की गेट के ऊपर ऐसा खतरनाक डांस करेंगे कि घर वाले कहेंगे कि भाई हम सब फैमिली वाले लोग हैं, कहाँ से आए? तो डेली इलाके में रहते हैं, सब खा के ले जाएंगे। बेटा नहीं खा के जा सकते, वो जो आएगा वो शुद्धता हो जाएगा। पिछले साल एक बच्चा था गोल करके ऐसा डांस करता था कि लोग शर्मा जाते थे कि गोल मत करो क्या, अब वो के लिए वीडियो दिखा अफसोस कि बच्चा पिछले साल पढ़ने में अच्छा था, अजीब तरह की वीडियो डिमांड, और उसको आप देख लेना, उसको ये देख लेना, ये भी शुद्धता हो मतलब इस लेवल का। सर सभी से सही बात बोली, आप इतनी बातें करते हैं तो हमने भी तो देखा है। बोर्ड पे देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब, जो लोग एडमैथ्स या मैथ्स नहीं लेते उनके लिए मैं रख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये कॉपी करिए पूरा इस मैथ में वो मैथ पढ़ा होगा, हाँ हाँ किसमें क्या पढ़ रहे, तो नोट्स तो आपको रखने हैं। मैथ्स और फिजिक्स तो अलग सब्जेक्ट है ना, वो तो एक दूसरे की सपोर्ट में आएंगे, तो फिर आप ये थोड़ी छोड़ते जाएंगे। बेटा मैसेज नहीं करो, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। सर बच्चे क्या बोले थे सर वो कुछ नहीं बोल रहे। अक्षनु रैपर रैपर अबे भाई नहीं कर रहा मैं, अहमद ने बोला उसको मार देना। घर की बात तो बाहर डिस्कस नहीं करेंगे। सिंक, why I have written the word sink? Voltage and current are exactly in phase, so they are sync. सिंक होने का मतलब दोनों इकट्ठे प्लस होंगे और इकट्ठे माइनस। तो नीचे लिखिएगा कि hence mathematically power is always positive, hence mathematically power is always positive, hence mathematically power is always positive। अब बोर्ड पे देखिएगा, हमने अब दो ग्राफ बनाए हैं और आप गौर से देखेंगे तो आपको फौरन एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि करंट का ग्राफ थोड़ा नीचे है, वैसे इन फेज है लेकिन एनर्जी लॉस हुआ है। वोल्टेज क्या होता है, जूल पर कूलम, वोल्टेज है तो एनर्जी। जब वोल्टेज करंट बनाती है, जितना करंट वोल्टेज से बनना चाहिए उतना कभी नहीं बनता, उससे कम बनता है। क्यों? बिकॉज देयर आर सम एनर्जी लॉसेस। तो वोल्टेज के ग्राफ से करंट का ग्राफ नीचे होता है लेकिन सिंक होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अब गौर से देखिएगा, अगेन मैथमेटिक्स की पावर चेक करिएगा कि जो पावर का ग्राफ है, क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट है तो वो दोनों से ऊपर चला जाएगा। पहले ग्राफ किसका बना, करंट, फिर वोल्टेज और उसके ऊपर
जो लोग मैथ्स में अच्छे गौर से देखिएगा, ये जो शेप है, ये जो स्माइल कर रहा है, क्या ये स्क्वायर फंक्शन होते हैं? और ये नीचे नहीं जा रहा क्योंकि पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब राइट साइड हेडिंग दीजिएगा स्केच, साइड हेडिंग दीजिएगा स्केच, और उसमें स्केच कॉपी करें, कॉपी शुरू करें। मोबाइल फोन का यूज रोक ले, पिक्चर नहीं ले। अच्छा कॉपी करो फिर से, बस थोड़ा सा टाइम है तब निकल। बड़ा शॉपर ला के रखो, अब निकलेगा शॉपर डाल के बाहर रख दो। काफी बड़ा शॉपर चाहिए या 2 पीस कर दो, काफी एक्सपीरियंस पता लग रहा है। इसके केस में तो बहुत लंबा को 2 बॉक्स जोड़ने पड़ेंगे। तैयारी से आया कहां से? बेटा काम का वक्त है, बस बस क्या देखो, स्पेशली वो टेस्ट दे का फॉरन आया, दिस इज अ ग्रेट डेडिकेशन। फीडबैक क्लास में नहीं आया ना भाई में सारे जो भाई आ सके, जो जितना साथ दे सके। अब तो ये बिल्कुल 10-15 दिन के बाद तो हम A2 के मामले में तो गेम सेटल हो जाती है। जनवरी फरवरी में बच्ची की मर्जी है, वो जो चाहे करते रहे, लेकिन हमें पता होता है कि जनवरी में फिर चेंज नहीं आ सकती। हाँ अरे मैंने बहुत डिसअपॉइंट किया। नहीं जो होना है 15 वाले आते हुए कहां पर दोनों ग्राफ्स के बीच का डिफरेंस एनर्जी लॉस है। अब आप उसी ग्राफ पे पावर को भी फिट कर दें। क्या आपने ग्राफ के हाथ पे बनाए? क्या अच्छी बातें करती बेटा, अगर सोचिए हवा भरेगी। बेटा ये सोचो कि उसी ग्राफ पे आप कैसे कह सकते हो कि आपने ग्राफ के मार्जिन के ऊपर बनाए। अब इस बच्चे को अप्रिशिएट करते थे कि इतनी रीजनरेशन जो है ना, एक्सपोनेंशियल भी छोटा फंक्शन है। उसी ग्राफ को अपडेट करें, अच्छे से बनाइएगा, बहुत क्यूट लुकिंग ग्राफ हो। लगा दे इसकी जगह। बेटा तो कॉपी पहले मैंने तभी 2 कराए थे ना, तीसरा अब लगाया। ड्रॉ कर रहा था सर, हम 800 यार बिल्कुल ही फुल कॉपी करने पर पावर इज इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर थीटा। नीचे लिखा हुआ है कि ये जो पावर का स्केच है, ये साइन स्क्वायर थीटा का फंक्शन है। ये ग्राफ नीचे एक्स एक्सिस पे स्माइल करता है और नेगेटिव एक्सिस में नहीं जाता। तो ये साइन ओमेगा टी पे लिखा है। साइन ओमेगा टी से लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले का हिस्सा है। ऑलवेज स्टे ब्लैंक। 0 + 0 + 0 = 0। अब बोर्ड पे देखिएगा, जल्दी कर, वो तस्वीर ले जा रहा है, एल्बम बनाएगा। सर मैंने आपकी वीडियो में कमेंट के दाम देखा था। बोर्ड पे देखिएगा। अरे यार सर 1 सेकंड, अरे यार सर आप यार है। सॉरी हाई योर 1 सेकंड रिस्पेक्ट करो। सॉरी यार। बोर्ड पे देखिएगा, डेरिवेशन नंबर 2, मीन पावर RMS is not required। ये हमारा अगला टाइटल है। अब इस बात पे तवज्जो दीजिएगा प्लीज सब लोग। बोलते हैं थोड़ी देर में क्लास खत्म होगी 5 मिनट, मुझे पावर का ये टॉपिक एक जगह पे लाके छोड़ना है ताकि वो कनेक्ट हो जाए। सब लोग प्लीज अटेंशन दीजिएगा कि हमने सीखा है कि आज RMS वहां कॉल करते हैं मैथमेटिकली जहां डेटा में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हों। अगर डेटा में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हो तो फिर इट्स सफिशिएंट टू टॉक अबाउट मीन। कॉन्सेप्ट बना लो कि पावर का RMS हमारे कोर्स में नहीं है, वैसे होता है। आप में से जो लोग साउंड सिस्टम वगैरह खरीदने जाते हैं
तो वो इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं कि सर ये 8000 वॉट का सिस्टम है, ले जाए घर गिर जाएगा आपका, आप चलाएं आवाज इतनी आती है बस। क्यों? वो जो पावर कहते हैं 7000 वॉट 8000 वॉट, तो आप सोचिए कि गाड़ी में तो लग भी नहीं सकता, गाड़ी का इतना सा तो पावर जनरेटर होता है। वो असल में जो पावर बोलते हैं उसके साथ छोटा सा लिखा हुआ होता है आरएमएस। आरएमएस रियल में अब पावर में आता है, लेकिन भारत हमारे कोर्स में आरएमएस नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, वाई पावर में आरएमएस नहीं चाहिए बेटा, इधर टिकटॉक पर जाओ। हाँ? गुड, ये कॉपी पे मैं इतनी डम हूँ यार। Yes, you reach the right. पर पे देखिएगा, हम लोग मतलब क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे डेरिवेशन नंबर 2 का, क्योंकि ये आज के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। प्लीज बोल पे देखो, मीन पावर, प्लीज अटेंशन दोगे तो समझ आएगा। हमने ओ लेवल से सीखा है कि पावर का फॉर्मूला होता है V into I, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और यहाँ A2 का लेवल आपको दिखेगा। जब आप इधर मीन लगाएंगे तो इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा, इसका मीन इन दोनों के आरएमएस से बनेगा। उन दोनों का आरएमएस है क्योंकि वो नेगेटिव में जाते हैं, इसका आरएमएस नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव रहता है। अब ये दोनों फॉर्मूला बन चुके। जो अभी आज हमने एनिमेशन देखी थी जिसमें बच्चे ने पूछा भी था, उसमें उसने ये फॉर्मूला वहां बोला था, मीन पावर is equal to V naught into I naught upon root 2 into root 2। ये कॉपी होगा। करंट स्केलर है, वोल्टेज स्केलर है, पावर भी स्केलर, ये ऑल आर स्केलर। वो तो उसका मतलब उसकी वो ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। अभी लगा तो ये कॉपी करो, सब कॉपी तो बोला नहीं, छोड़ दो कॉपी करो, प्लीज शो नाउ यार। जो लोग भी अगर क्लास में आगे पीछे होने का प्लान करें, अटेंडेंस कार्ड वाली जरूर लगनी चाहिए। कैसे मतलब आप इधर ही है ना, कैंपस बैठ तो नहीं हो रहा। सही, जो 11 बजे के बच्चे हैं वो 11 बजे में अटेंडेंस लगाएं। जो 10 वाले स्टूडेंट्स हैं, 10 से 11 वाले को प्लीज कार्ड जरूर लगाइएगा। अटेंडेंस या तो अभी करा लेते हैं, अभी करा आपको भी एक को करने का। अब बताओ मैथमेटिकली √2 into √2 2 होगा, 2 हो जाएगा। और यहां से आगे देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बेसिकली उसकी, क्या कैमरास ऑफ रखो यार, उसके साथ ये जोक होता है, बच्चा कैमरा ऑन करके तब मुंह ऊपर रख देता। अब इस स्थिति में इतना बड़ा मुंह आ रहा हूं और मुंह भी बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकता, तो आप उसको समझाते रहोगे तो कैमरा खुद ही खुल जाता है। कैसे बोल सकता है यार टेक्नोलॉजी। आप देखें, हाँ आप देखिए यहाँ पर मीन पावर हो गया V naught upon √2 I naught upon √2। ये 2 1/2 बन जाएगा। एंड देन इफ यू कंपेयर इट विद, और से देखिएगा मैक्सिमम पावर, तो यू रीच अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन which we were discussing yesterday, that mean power is always half of the max power। ये कॉपी होगा। आराम से कॉपी करिएगा और हम अपना काम यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। कौन से बनाए बगैर मत उठिएगा, इसको आराम से कॉपी करें। हाँ क्लास खत्म हो गई, लेकिन अटेंडेंस है। अगर आप ये लगा देती हैं अपने होम लोगों की, अगर किसी को ये लगता है तो वो बोल के चला जाए और फिर मूव कर सकते हैं। हमारी क्लास पेपर 5 की रिज्यूम होगी इंशाल्लाह 10 बजे। हमारी क्लास के बारे में
सर ऑनलाइन जो लोग ऑनलाइन है वो रुकिएगा। स्क्रीन लगा दीजिएगा इससे ऐसे ही पिछले सर ऑनलाइन दिखा एक मिनट आमना हमसे कंपेयर किया था डीसी का वोल्टेज है तो आपने कंपेयर किया था तो एसी का वोल्टेज कहाँ से आया? क्या मतलब एसी का वोल्टेज महाराज दुनिया में सोर्स दो ही है, सिर्फ सेल और जनरेटर, बस बाकी सब मॉडिफाई हुए हैं। ये मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिए, तो आप और सुबाता प्लीज देख लीजिएगा। सर बड़ी कौन है? ठीक है अब उसकी गलती है ना, मैं आप उसकी अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? आजकल चीजें पेपर 5 की क्लास 10 बजे रिज्यूम होगी। हाँ, 10 बजे और 11 बजे इंशाल्लाह हम मंडे को इंशाल्लाह मंडे को क्लास में मिलना चाह रहे हैं। नहीं लगा यार 10 बजे पीछे भी लगो पीछे करना पड़ेगा सेकंड सेकंड 40 सेकंड सॉरी सर नीचे नीचे लोगे नीचे वाली भी लास्ट सेम होगी ऊपर वो नीचे मेगाटेस हमारा डिसाइड हुआ है 3 तारीख के बाद, और 3 तारीख को एसएटी आ रहा है, 3 को एसएटी है, यस सर 3 को एसएटी आ रहा है, तो इंशाल्लाह 5 को ना, हाँ 6 को रखवा लो, 10 को ये लोग मिड टर्म की डेट दी है नहीं सर, सर 15 हाँ तो मैं 6 को रखवा लो, 6 को अगर मंडे को दिया नाइट आए 9 दिसंबर को रखते हैं सर, अच्छी तैयारी करते हैं 9 दिसंबर फ्राइडे है ना सर जो लोग ऑनलाइन है वो लीव कर सकते 9 हैं, दिसंबर फ्राइडे है विकेट ड्राइंग मंडे को है देख लेते अटेंडेंस हो चुकी है, आप जा सकते हैं। You were supposed to leave it. Yes, my brain does not work at this moment.